हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है। साक्ष्य सबसे अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं वे कथन या सभी कथन जिनको जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। ऐसा कथन मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस कहलाते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती हैं। साक्ष्य की परिभाषा आंग्ल विधि के अंतर्गत डिफिनेशन ऑफ एविडेंस इन इंग्लिश। साक्ष्य विधि के विभिन्न विद्वानों जैसे फिफ्सन, बेस्ट, विगमोर, बेंथम इत्यादि ने अपने अपने ढंग से साक्ष्य शब्द को परिभाषित किया है, परंतु फिफ्सन के द्वारा दी गई परिभाषा सर्वोत्तम है, जिसके अनुसार साक्ष्य का अर्थ है वैसा मौखिक, दस्तावेजी या वास्तविक अभिसाक्ष्य टेस्टिमोनी से है जिसमें कानूनी रूप से किसी ऐसे तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए ग्रहण किया जाता है जो विवाद में है। भारतीय विधि के अंतर्गत साक्ष्य की परिभाषा डिफिनेशन ऑफ एविडेंस इन इंडियन लॉ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार गवाहों के द्वारा किए गए वे कथन या सभी कथन जिसे न्यायालय पेश करने की अनुमति देती है या वे दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए जाते हैं, साक्ष्य कहलाता है। गवाह के द्वारा किए गए कथन मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस कहे जाते हैं, जबकि न्यायालय के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेजी साक्ष्य कहे जाते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई है। साक्ष्य की परिभाषा की गई विद्वानों का आलोचना की है एवं कहा है कि धारा 3 में दी गई परिभाषा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को साक्ष्य की परिभाषा में शामिल नहीं करती है जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित होता है। अभियुक्त की संस्वीकृति, महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रदर्शन जैसे खून लगा हुआ चाकू जिससे मृतक की हत्या की गई है, वह पिस्तौल या पिस्तौल की कारतूस जिससे मृतक की हत्या की गई है इत्यादि। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा किए गए कथन इत्यादि। उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई साक्ष्य की परिभाषा अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है, इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव है। एविडेंस शब्द से लैटिन के इविडेयर से निकला है, जिसका तात्पर्य है स्पष्टतया पता लगाना या निश्चित करना या साबित करना। साक्ष्य शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तुओं से जिसमें किसी विवादग्रस्त तथ्यों को साबित किया जाता है या कोई भी ऐसा वस्तु या बात जो उस प्रश्न को न्यायालय के समान स्पष्ट रूप से कर सके, वह साक्ष्य है। साक्ष्य के प्रकार। साक्ष्य मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वास्तविक साक्ष्य, रियल एविडेंस, अनुश्रुत या सुनी हुई साक्ष्य, हियरसे एविडेंस, प्राथमिक अथवा मुख्य साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस, द्वितीयक अथवा गौण साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंस। प्रत्यक्ष साक्ष्य ऐसे गवाहों का साक्ष्य है जो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा घटना के साक्षी हैं। ऐसे साक्ष्य जो प्रत्यक्ष रूप से विवादग्रस्त तथ्यों को साबित करता है या प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है। उदाहरण के लिए अ ब की हत्या पिस्तौल से गोली मारकर कर देता है। स एवं द को पिस्तौल से गोली चलाकर हत्या करते हुए देखते हैं। यहाँ स एवं द के द्वारा दिया गया साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य कहा जाएगा, क्योंकि स एवं द ने घटना को अपने ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किया है। इसे निश्चायक साक्ष्य, पॉजिटिव एविडेंस भी कहते हैं।
प्रत्येक साक्ष्य के मामले में यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि साक्षी विश्वसनीय है एवं झूठ नहीं बोल रहा है, तो यह आपराधिक मामलों में अभियुक्त को सजा दोष सिद्धि दी जा सकती है। प्रत्यक्ष साक्ष्य के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक साक्ष्य के मामले में साक्षियों गवाहों की संख्या का कोई महत्व नहीं होता। अतः प्रत्येक साक्ष्य के मामले में केवल एक साक्षी ही साक्ष्य पर ही आपराधिक मामलों में अभियुक्त की सजा दी जा सकती है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 प्रावधान करता है किस मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों का कोई विशिष्ट सत्ता अपेक्षित नहीं होगा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसा साक्ष्य जो सीधे विवादग्रस्त तथ्यों को साबित नहीं करते बल्कि परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट होता है विवादक तथ्य सही हैं तो इन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाता है। ऐसा साक्ष्य का आधार अनुभव होता है और इनके द्वारा ज्ञात तथा प्रमाणित तथ्यों और प्रमाणित किए जाने वाले तथ्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया जाता है। तथ्यों द्वारा ऐसी परिस्थितियां के सामने लाई जाती हैं जो उन्हें न्यायालय एक निष्कर्ष निकाल लेता है। साक्षी तो झूठ बोल सकते हैं परंतु परिस्थितिजन्य कभी झूठ नहीं बोलता। निशा स्त्री बनाम उड़ीसा राज्य में ये बात कही गई है। वास्तविक साक्ष्य वैसा साक्ष्य जो न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाए उसके द्वारा भौतिक पदार्थों के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वास्तविक साक्ष्य कहलाता है। उदाहरण के लिए हत्या के प्रयोग में लाया गया चाकू, पिस्तौल, खून से सने कपड़े आदि। प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 के अनुसार वह साक्ष्य जिसे मूल रूप से न्यायालय के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है वो प्राथमिक साक्ष्य है। यह सर्वोत्तम साक्ष्य कहलाता है। द्वितीयक साक्ष्य धारा 63 के अनुसार मूल या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में पेश किया जाने वाला साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है। यह निम्न कोटि का साक्ष्य होता है। मौखिक साक्ष्य ऐसा साक्ष्य जिसे साक्षी ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर मुख से कहकर व्यक्त किया है मौखिक साक्ष्य है। ऐसे साक्ष्य को प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। दस्तावेजी साक्ष्य वह साक्ष्य जो दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वह दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। अनुश्रुत साक्ष्य साक्षी द्वारा किसी दूसरे की सूचना के आधार पर दिया जाने वाला साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य कहलाता है। अनुश्रुत साक्ष्य वह इंग्लैंड के साक्ष्य विधि में एक अभिव्यक्त है तथा इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड के साक्ष्य विधि के संदर्भ में किया जाता है। इंग्लैंड के साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण नियम है जो निषेध का नियम रूल ऑफ एक्सक्लूजन के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसरण में अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है। इंग्लैंड के साक्ष्य विधि का यह नियम लोक नीति पर आधारित है। अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण अपवाद भी हैं। स्वीकृति, संस्कृति, मृत्युकालिक कथन आधार पर अस्वीकार अनुश्रुत साक्ष्य को निम्नलिखित कारणों के आधार पर अस्वीकार किया जाता है। इसमें शपथ नहीं होता, अनुश्रुत साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती, तथ्य को दोहराने के क्रम में सत्यता का ह्रास होता है, अनुश्रुत साक्ष्य कमजोर साक्ष्य को प्रोत्साहन मिलता है जिससे मजबूत साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं आ पाता, अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए विसंगत असंगत साक्ष्य आने लगते हैं जिससे न्यायिक कार्रवाई में देर होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अनुश्रुत शब्द का प्रयोग किए गए बिना इंग्लैंड अनुश्रुत साक्ष्य को सिद्धांत को धारा 60 में प्रतिपादित किया गया है। धारा 60 प्रावधान करता है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्येक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष होना चाहिए। भारत में स्वीकृति, स्वीकृति या मृत्युकालीन घोषणा इत्यादि सुसंगत एवं ग्राह्य है, परंतु ये सभी अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद के रूप में ग्राह्य नहीं है, बल्कि इसलिए ग्राह्य है क्योंकि इन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान द्वारा सुसंगत बनाया गया है।